हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज माय डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गया हूं। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो लैन ई था, लैन ई विंग से कहता है विंग क्या जो हमने कहा था तुम्हें, तुमने वो किया। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा एकदम लाल पड़ चुका था, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था और कहीं ना कहीं लैन ई भी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गई थी। एंड ये चीज़ वांग जी ने नोटिस किया। एंड यहाँ पे जो ये बात सुनकर, मतलब जो बात अभी लैन ई ने कहा था, ये सुनकर ना बासन सेंडर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और वो एक्साइटेडली ना विंग की तरफ देखने लगी थी। एंड विंग समझ रहा था कि बासन सेंडर उसकी तरफ ही देख रही है, वो भी घूर घूर के। एंड यहाँ पे वांग जी भी कहीं ना कहीं विंग को ही देखे जा रहा था, क्योंकि लैन ई ने जो कहा ना, ये चीज़ वो समझ नहीं पाया। बाकी सारी चीज़ें उसके दिमाग में मतलब समझ आ गया था, लेकिन ये आखिरी जो शब्द लैनी ने कहा था ना, वो चीज़ उसे समझ नहीं आया। तो यहाँ पे वो विंग की तरफ देखने लगा था और यहाँ पे मतलब जो विंग था, विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, शर्मा रहा था। और ये वांग जी समझ रहा था, वांग जी विंग के हर एक्सप्रेशन को ना समझ गया था, क्योंकि वो ऑब्जर्व करता था। एंड ऑफकोर्स वो अपने पास लाइफ में तो वैसा ही किया था, वो हमेशा ही विंग के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करता था। वो जब गुस्सा होता था, इरिटेट होता था और ब्लश करता था, स्माइल करता था, खुश होता था, उसकी सारी एक्सप्रेशन ही वांग जी जानता है। तो अब विंग का ये शर्माना वाला जो लुक था ना, वो किस वजह से है ये वो समझ नहीं पा रहा था। हाँ, उसके दिमाग में ये भी आया था कि क्या वो इस वजह से शर्मा रहा है कि यहाँ पे एक लेडी था और लेडी ने उन दोनों को वो सब करते हुए देख लिया है, और इस वजह से वांग जी खुद भी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस था, क्योंकि उसके दिमाग में कभी आया भी नहीं था कि उन दोनों के प्राइवेट मोमेंट पे कोई आएगा, वो भी बीच में। और ये सडन हुआ था ना, तो वांग जी अपने दिमाग में प्रोसेस करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था। तो यहाँ पे जो विंग था, आई मीन वांग जी था, वांग जी विंग को देख रहा था और यहाँ पे जो मतलब विंग था, विंग लैन ई की तरफ देखते हुए बहुत ही ऑकवर्डली मतलब आंसर करते हुए कहते वो हाँ मैं कर रहा हूँ और आई थिंक हो जाएगा। ये सुनकर जो लैन ई था, लैन ई अपने सिर को नोट करते हुए कहता है तुम्हें पता है ना, अब फुल मून नाइट के सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। तुम्हारी डेस्टिनी चेंज होने के साथ साथ तुम्हारी जो जो फुल मून नाइट था वो भी पास आ गया था। अब तुम्हें जो भी करना है इन 4 दिनों में करना होगा। ये कहकर वो मतलब विंग की तरफ देखते हैं और विंग ने अपने सिर को सिर्फ नोट कर दिया था। वो अभी भी एकदम नीचे देख रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। एंड ये चीज़ लैनी समझ रही थी। लैनी जो थोड़ा सा ऑकवर्डली स्माइल करते हैं और फिर वो वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जो अभी भी कंफ्यूज होकर ना बस विंग को एक बार देख रहा था, लैन ई को देख रहा था एक बार, जहाँ पे जो लैन ई था, लैनी वांग जी की तरफ देखकर वो कहती है विंग मुझे लगता है तुम्हारा हस्बैंड अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, तो बाकी तुम खुद उसे समझा दो। ये कहकर वो स्माइल करते हैं एंड वो बासन सेंडन एंड मैडम लैन की हाथ पकड़कर वहीं से एकदम गायब हो गई थी। वांग जी अभी भी समझ नहीं पाया कि क्या समझाना था और वो लोग गायब हो गए थे। एंड अब उस रूम में ना विंग एंड वांग जी दोनों थे। उस रूम में वो दोनों ही अकेले थे, जहाँ पे वो लोग जाने के बाद ना वांग जी विंग के पास आता है, विंग के सामने खड़ा होता है और वो उसकी तरफ देखते हुए क्वेश्चनिंग टोन से कहता है विंग क्या क्या बात है। ये कहकर वांग जी विंग की तरफ देखने लगा। विंग अभी भी अपने सिर को नीचे करते हुए अपनी उंगलियों के साथ खेलने लगा था। यहाँ पे ये देखकर ना जो वांग जी था, वांग जी विंग के पास आता है और फिर वो उसके फेस को अपनी तरफ घुमाता है, अपने दोनों हाथ से उसकी पूरी फेस को पकड़ता है और वो उसकी तरफ देखने लगा था। वो उसकी तरफ बहुत ही सॉफ्ट आइज से देख रहा था। विंग की वो ब्लशिंग फेस, उसकी चिक्स जो रेड हुआ था, उसकी नोज़ भी रेड हो रहा था, उसकी आइज़ जो बहुत ही ज़्यादा वाटरी टाइप लाइक एक क्रिस्टल की तरह लग रहा था, वो सिल्वर आइज़। जहाँ पे विंग की वो लिप्स जो बहुत ज़्यादा पिंकिश टाइप के थे या फिर रेड कह सकते हो, एंड वो स्वॉलन भी थे। साथ ही साथ उसके लिप्स के नीचे वो मोल जो विंग को और भी ज़्यादा खूबसूरत कर रहा था। वांग जी उसकी फेस को ही देखे जा रहा था और उसकी ये ब्लशिंग का रीज़न तो उसे नहीं पता, लेकिन विंग जब ब्लश करता है तो वो दिखने में इतना खूबसूरत लगता है कि वांग जी कोई और चीज़ सोच ही नहीं पाता है। उसके दिमाग से सारी चीज़ हट जाता है और बस विंग एंड विंग ही दिखाई देता है उसकी आंखों के सामने। अभी वो विंग का वो ब्लशिंग फेस देख रहा था, वो उसकी वो रेड चिक्स को अपने हाथ से मतलब सहला रहा था और वो बस उसे ही देखे जा रहा था, बहुत ही सॉफ्ट आइज़ के साथ एक छोटा सा स्माइल करते हुए। जहाँ पे जो विंग था, विंग भी देख रहा था अपने हस्बैंड को। वो अपने दोनों हाथ को अपने हस्बैंड के चेस्ट पे रखता है और वो उसकी तरफ देखते हुए एकदम सॉफ्ट टोन में कहता है महाराज मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ महाराज। ये कहकर वो एक क्यूट सा स्माइल करता है, वही बनी वाला स्माइल, और वो जो वांग जी था, वांग जी के एक हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर एकदम बेड पे आ जाता है। वो वांग जी को बेड पे बिठाता है और वो खुद भी वांग जी के एकदम गोद में आके बैठ जाता है और अपने दोनों जो लेग्स थे उसे एकदम वांग जी के वेस्ट पर एकदम रैप कर लेता है। जहाँ पे वांग जी ने भी विंग की वेस्ट को पकड़ लिया था और उसे भी एकदम टाइटली अपने करीब और मतलब सिक्योरली पकड़ लिया था और बस वो उसकी तरफ देखने लगा। जहाँ पे जो विंग था, विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है महाराज क्या आपको यंग और यंग एनर्जी के बारे में पता है। ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी विंग की तरफ देखने लगा और वो अपने सिर को नोट करता है। हाँ, उसे पता है यंग एंड यंग एनर्जी के बारे में। उसे पता था यंग एनर्जी जो डार्कनेस का प्रतीक होता है और यंग एनर्जी जो मतलब प्योर एनर्जी का प्रतीक होता है। मतलब जो यंग एनर्जी था वो डार्क एनर्जी होता है और जो यंग एनर्जी था वो प्योर एनर्जी होता है। अगर ईजी शब्दों में समझाऊँ तो यहाँ पे सारे जो कल्टिवेटर्स थे, सारे कल्टिवेटर्स के अंदर यंग एनर्जी होता है, यानी कि प्योर एनर्जी जो उनके गोल्डन कोर के थ्रू वो स्टेबलाइज रखते हैं। मतलब एक पर्सन के अंदर या फिर एक कल्टिवेशन एक कल्टिवेटर के अंदर जो एनर्जी होता है, जिसे वो स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं, जिसे वो अपने तलवार को चला पाते हैं, अपने स्पिरिचुअल वेपन को चला पाते हैं, स्पिरिचुअल टूल को चला पाते हैं, वो एनर्जी होता है जो
प्योर एनर्जी था वो, यानी कि यंग एनर्जी। और जो यंग एनर्जी होता है वो मतलब डार्क एनर्जी होता है। अगर सीधी शब्दों में कहा जाए तो एक कल्टीवेटर के अंदर सिर्फ एक ही एनर्जी रह सकता है, यंग एनर्जी या फिर यंग एनर्जी। तो यहाँ पे वांग जी को पता है कि वो लोग जो पावर इस्तेमाल करते हैं वो प्योर एनर्जी होता है, जो गोल्डन कोर के थ्रू आता है। तो यहाँ पे सारे कल्टीवेटर्स ही यंग एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और बहुत रेयरली ही पर्सन है जो यंग एनर्जी इस्तेमाल करते हैं या फिर डार्क एनर्जी को, जैसे कि वो यन आयरन जो डार्कनेस से भरा हुआ है उसे यंग एनर्जी कहते हैं और यांग एनर्जी जो प्योर एनर्जी को कहते हैं। तो वांग जी को यही पता है। तो अब वो ये कंफ्यूज हो रहा था कि विंग उससे यंग और यांग एनर्जी के बारे में क्यों पूछ रहा है। एंड वो हाँ कहने के बाद वो विंग की तरफ देखने लगा, जहाँ पे जो विंग था, विंग वांग जी की तरफ देखता है और वो कहता है, महाराज यिंग एंड यांग एनर्जी जो एक डार्कनेस का प्रतीक और दूसरा प्योरिटी का प्रतीक होता है, अगर वो दोनों एक साथ होते हैं तो एक महाशक्ति बनता है और वो महाशक्ति येन आयरन को ख़त्म कर सकता है। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखने लगा। महाशक्ति, वो येन और यांग एनर्जी को मिलाकर, जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग से कहता है तो फिर हमें यिंग एंड यांग एनर्जी को एक साथ मिलाना होगा, तब जाकर वो महाशक्ति बनेगा। ये सुनकर वांग जी की तरफ देखकर विंग नोट करता है। वो कहता है हाँ, यंग एंड यांग एनर्जी में इतनी पावर है कि वो येन आयरन को ख़त्म कर सकता है। और येन आयरन जो पूरी तरीके से डार्क एनर्जी से तैयार हुआ है वो सिर्फ यिंग एनर्जी से तैयार हुआ है, यानी कि डार्क एनर्जी जो सिर्फ यिंग एनर्जी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यांग एनर्जी अगर उसके पास आ जाएगा तो वो महाशक्तिशाली बन जाएगा। महाराज, ये कहकर वो वांग जी की तरफ वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, कभी आपने ये सोचा कि येन आयरन ने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना अपने बॉडी के रूप में। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखने लगा और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि तुम फुल मून नाइट पे पैदा हुए थे, तुम्हारा जन्म फुल मून नाइट में हुआ था, इस वजह से। ये सुनकर वांग जी की तरफ विंग देखता है और अपने सिर को नाम में हिलाते हुए कहता है, नहीं, सिर्फ यही कारण नहीं है। ये कहकर वो कहता है, बहुत ऐसे रेयर केसेस होते हैं जिनके पास यिंग एंड यांग एनर्जी होता है, यानी कि प्योर एंड डार्क दोनों तरफ से। ये कहकर वो महाराज की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, और उन सारे रेयर केसों में से मैं भी एक हूँ, यानी कि मेरे पास भी यिंग एंड यांग दोनों एनर्जी है। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखने लगा। यिंग एंड यांग एनर्जी, वो कंफ्यूज और शॉक दोनों ही हो गया था। यिंग एनर्जी उसके पास कैसे हो सकता है, जहाँ पे जो वांग जी की कंफ्यूजिंग को देखकर विंग समझ गया था कि वो समझ नहीं पाया है। ये देखकर वो अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहता है, महाराज आपको तो पता है कि मेरे अंदर गोल्डन कोर है, यानी कि मेरे पास प्योर एनर्जी भी है। ये सुनकर वांग जी अपने सिर को नोट करता है, जहाँ पे विंग कहता है, और ठीक जैसे मेरे अंदर प्योर एनर्जी है, ठीक वैसे ही मेरे पास डार्क एनर्जी भी है। ये कहकर वो कहता है, महाराज मेरे अंदर जो शक्ति या फिर जो पावर सील्ड किया हुआ था वो और कोई नहीं, डार्क एनर्जी ही था, यानी कि द ग्रैंड मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टीवेशन, जो डार्क एनर्जी को कंट्रोल कर पाता है और डार्क एनर्जी को इस्तेमाल कर सकता है। और ठीक इसीलिए ही येन आयरन ने मुझे चुना था, क्योंकि मेरे पास ग्रैंड मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टीवेशन का पावर है। हाँ, भले ही वो मेरी ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ऑलरेडी कर्स के साथ लॉक हो चुका था, तो वो भी उस कर्स को तोड़ नहीं सकता था, लेकिन हाँ, वो मुझे इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि डार्क एनर्जी को सहने के लिए एक ऐसा ताकतवर बॉडी चाहिए जिसके पास उसे सहने की शक्ति हो, और मेरे पास वो था, यानी कि ग्रैंड मास्टर की पावर। जो डेमोनिक पावर्स मेरे अंदर थी वो मेरी डार्क एनर्जी को सह सकता था। अब ये जितनी डार्क एनर्जी क्यों ना हो, येन आयरन की ही ताकत क्यों ना हो, मेरी बॉडी वो सह सकता है। अगर वो नॉर्मल बॉडी या फिर कोई एक की बॉडी जो यिंग यानी यांग एनर्जी इस्तेमाल करता हो उसके बॉडी में भी जाए ना, तो वो बॉडी ज़्यादा दिनों तक वो नहीं चला सकता है, क्योंकि वो प्योर एनर्जी से बना होगा, और प्योर एंड डार्क मिलने से उस इंसान की मौत भी हो सकता है। तो इसीलिए येन आयरन ने मुझे चुना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डार्क एनर्जी कंट्रोल करने की पावर था और उसे बर्दाश्त करने का भी, तो इसीलिए उसने मुझे चुना था। लेकिन ये कहकर वो कहता है, जैसे मेरे अंदर डार्क एनर्जी है, ठीक वैसे ही मेरे अंदर प्योर एनर्जी भी है। ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, इसका मतलब तुम्हारे पास यिंग एंड यांग दोनों एनर्जी है, तो तुम महाशक्ति तैयार कर सकते हो। ये सुनकर जो विंग था, विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं नहीं, हम तैयार कर सकते हैं। ये सुनकर विंग की तरफ वांग जी देखने लगा, जहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है, मेरे पास यिंग एंड यांग दोनों एनर्जी तो है, बट सबसे ज़्यादा यिंग एनर्जी है, यानी कि डार्क एनर्जी, और मेरे अंदर जो गोल्डन कोर है वो उतना पावरफुल नहीं है कि वो महाशक्ति बना सके, और इसीलिए मुझे आपकी ज़रूरत होगा। ये कहकर वो फिर से अपने चेहरे को झुका लिया और फिर से वो ब्लश करते हुए अपने नाखूनों के साथ खेलने लगा। मतलब एक तरफ से वो अब आई कांटेक्ट, आई मीन विंग वांग जी से अपने आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहा था, और वो चुपचाप अपने नाखूनों के साथ खेल रहा था ब्लश करते हुए। वांग जी देख सकता था कि विंग की पूरी फेस फिर से लाल हो गया है, उसका ईयर भी लाल हो गया है और उसकी चिक्स भी लाल हो गया है। वांग जी से देखने लगा कि कुछ देर बाद विंग इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रहा है, उसकी ये फेस इतना ज़्यादा लाल क्यों हो रहा है। वांग जी समझ नहीं पा रहा था। अब एक इंपॉर्टेंट बात चल रहा था, उसके बीच में विंग ब्लश कर रहा है क्या। और ऊपर से विंग ने जो कहा कि उसे हेल्प करना होगा, वांग जी को विंग को हेल्प करना होगा महाशक्ति बनाने में, तो इसका मतलब विंग के कहने का मतलब ये है कि वांग जी अपनी यिंग एनर्जी यानी कि अपने प्योर एनर्जी के साथ विंग की जो डार्क एनर्जी है उसे मिलाकर वो महाशक्ति तैयार करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर वांग जी गलत नहीं है तो उसे विंग के अंदर
मतलब एनर्जी पास करना पड़ेगा, यानी कि वांग जी की प्योर एनर्जी और विंग की डार्क एनर्जी को एक साथ मिलाना होगा, तब जाके वो महाशक्ति बनेगा। ये सोचकर ही वो विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, विंग तुम्हारी कहने का मतलब कि मुझे अपनी प्योर एनर्जी देना पड़ेगा तुम्हें, ताकि तुम महाशक्ति बना पाओ। ये सुनकर वांग जी की तरफ विंग देखता है, बहुत ही नर्वस और बहुत ही शायरी, और वो अपने सिर को नोट करता है। एंड ये सुनकर ना वांग जी तुरंत ही ना विंग का हाथ पकड़ लिया, और वो ना विंग के हाथ को पकड़ते हुए अपने 2 फिंगर को विंग के ठीक रिस्ट के पास रखता है, और वो अपनी आंखों को बंद करके विंग के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करने लगता है। एंड ये देखकर ना वांग जी की तरफ विंग देखते हुए कहते हैं, महाराज कि ये आप क्या कर रहे हैं? जहाँ पे ये सुनकर वांग जी अपनी आंखों को ओपन करते हुए विंग की तरफ देखता है, मतलब कन्फ्यूजिंगली, और वो कहता है, तुमने ही तो कहा कि मैं तुम्हें स्पेशल एनर्जी दूँ ताकि तुम महाशक्ति को बना सको, और मैं वही कर रहा हूँ। मैं स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ताकि तुम महाशक्ति बना सको। ये कहकर वो फिर से अपनी आंखों को बंद करके स्पिरिचुअल एनर्जी देने ही वाला था कि तभी वांग जी का हाथ विंग ने पकड़ लिया, और वो उसकी तरफ देखने लगा, वो भी मतलब डिसबिलीव में, जहाँ पे जो विंग की ये रिएक्शन देखकर ना वांग जी समझ नहीं पाया, और वो उसकी तरफ देखने लगा कन्फ्यूजिंगली, जहाँ पे जो विंग था, विंग वांग जी की तरफ ना कुछ देर तक घूरता है। उसके बाद वो एक लंबी सी ब्रीथ लेता है, एक गहरी सी ब्रीथ। उसके बाद वो अपने दोनों हाथ को वांग जी की जो चेस्ट पर ना एकदम रख देता है, और वो उसकी तरफ ठीक उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, महाराज आपके पास यांग एनर्जी है और मेरे पास यिंग एनर्जी, तो वो 2 एनर्जी को मिलना पड़ेगा, तब जाके महाशक्ति बनेगा, और मेरे अंदर यांग एनर्जी के जाना ज़रूरी है। ये कहकर वो महाराज की तरफ देखता है, और वो कहता है, और जब तक आप अपने हाथ से मेरे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे तब तक तो फुल मून नाइट आ भी जाएगा, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ 4 दिन है, और जो करना है हमें 4 दिन में करना है, तो इसीलिए हमें जल्द से जल्द महाशक्ति को बनाना होगा इन 4 दिनों के अंदर। और इसीलिए हमें, ये कहकर वो फिर से थोड़ा सा हिचकिचाता है और एम्बैरेसिंगली कहता है, हमें एक होना पड़ेगा। ये कहकर वो महाराज की तरफ देखने लगा। ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तो इसके अलावा और कैसे मैं तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करूंगा? ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा, और ये सुनकर वांग जी की तरफ विंग ना थोड़ा एनोइंगली देखने लगा। एंड वांग जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि विंग ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है, पहले ब्लश करना, फिर बातों में ऐसे अटकना, शर्माना, और अब ये क्या? अगर वो हाथ से, अपने हाथ से विंग के रिस्ट में मतलब पावर ट्रांसफर नहीं करेगा तो कैसे वो कर पाएगा? उसे समझ नहीं आ रहा था, और वो डम्पली एकदम विंग को देखने लगा, और विंग जो अब वांग जी के ऊपर ना पूरी तरीके से एनॉयड और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो अपने दोनों हाथ से जो वांग जी की चेस्ट पे अपना हाथ रखा हुआ था ना, वो एकदम उसके कॉलर को पकड़ के एकदम अपने करीब खींचते हुए कहता है, महाराज मैंने अभी आपको क्या कहा कि हमें जल्द से जल्द महाशक्ति को बनाना है, और उसे बनाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। तो एक होने का मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो? अगर स्पिरिचुअल एनर्जी हाथ से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है तो और भी बहुत सारे मेथड हैं स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने का। ये कहकर वो वांग जी की तरफ घूर के देखता है, और वो कहता है, आपको याद है मेरी और आपकी वेडिंग नाइट पे क्या हुआ था? आप मुझसे दूर जा रहे थे, लेकिन मैं फिर भी आपको मेरे करीब क्यों खींच रहा था? मेरे साथ मैं वो सब करने के लिए आपको क्यों मजबूर कर रहा था? आपको समझ नहीं आया? ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखने लगा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, और उसका ईयर एकदम लाल पड़ गया, और वो उसकी तरफ अभी भी देख रहा था, जहाँ पे विंग जो सच में बहुत ज़्यादा एनॉयड हो गया था ना, वो पहले तो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, लेकिन अब शर्माना ना बाहर में जाए, वो उसकी तरफ देखता है, और वो कहता है, क्योंकि इसका पहला रीज़न था मुझे मेरा कर्ज ब्रेक करना है, मतलब मेरी हीलिंग पैट्रिया के कर्ज को ब्रेक करना है, वो ब्रेक हो चुका था, और दूसरा आपकी और मेरे मिलन से वो महाशक्ति बन सकता था, यानी कि आपकी प्योर एनर्जी और मेरी डार्क एनर्जी, वो दोनों कंबाइन होकर महाशक्ति क्रिएट हो सकता था। और ठीक इसीलिए ही उस दिन मैं आपको फोर्स कर रहा था मेरे साथ सब कुछ करने के लिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपनी और आपके मिलन से वो महाशक्ति बना पाऊँ। ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा। वांग जी ये सारी चीज़ें सुनकर ना उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी, उसका फेस पूरा लाल पड़ गया था, उसकी ईयर इतनी ज़्यादा टमाटर से भी ज़्यादा लाल हो चुका था कि वो और कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में बस विंग की वो बातें मतलब सुनाई दे रही थी, उसके कानों में गूंज रहा था। वो बस ऐसे ही ना डम्पली वांग जी विंग को देखने लग गया था, और विंग जो ये एक ही सांस में बोल दिया था वो एकदम शांत हो गया। मतलब इतनी देर से वो एनॉयड था, गुस्सा था, क्योंकि वो समझा नहीं पा रहा था, वो इतना ज़्यादा ब्लश जो कर रहा था, और उसे बहुत गुस्सा भी आ गया था महाराज के ऊपर। वो इतनी देर से तो समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महाराज नहीं समझ रहे थे, और इसीलिए उसने गुस्से में वो बोल दिया। लेकिन अब बोलने के बाद अब वो शांत हो गया, और शांत होने के बाद तो उसका भी फेस लाल पड़ गया था। अब उसे भी वो नाइट याद आ गया था, उन दोनों का वेडिंग नाइट, जहाँ पे विंग ने किस तरह से वांग जी को फोर्स किया था उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। एंड वो याद आते ही ना उसका भी पूरा ना फेस ही लाल पड़ गया था। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था उस टाइम को वांग जी को फोर्स करने के अलावा, क्योंकि उसके पास वांग जी को समझाने का कोई वक्त नहीं था, और उसे कैसे भी करके बस अपनी हीलिंग पैट्रिया की जो पावर थी ना उसे ब्रेक करना है। और जब उसे अपनी पास्ट लाइफ की स्टोरीज़ याद आ गई थी, तब उसे बस पहले अपनी शक्ति को अनलॉक करना था, और उसकी शक्ति को अनलॉक करने के लिए महाराज के साथ उसे लव मेकिंग करना पड़ता, क्योंकि उस कर्ज को तोड़ने के लिए उसे अपने सोलमेट की ज़रूरत पड़ती, और उसका सोलमेट वांग जी था। और वांग जी के साथ जब विंग ने लव मेकिंग किया तो वांग जी की एनर्जी विंग के जो कर्ज था उसे तोड़ दिया था।
वो कर्ज टूटने के बाद ही विंग अपनी पूरी पावर्स को पा चुका था। बस अपने पावर को इस्तेमाल करना उसे ठीक से नहीं आता था। वांग जी के साथ लव मेकिंग के बाद विंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ गई थी। मतलब वांग जी की काफ़ी सारी एनर्जी विंग के कर्ज ब्रेकिंग में लग गया था। मतलब कर्ज ब्रेक करने के लिए वांग जी की बहुत सारी एनर्जी ही इस्तेमाल हुआ था। और साथ ही साथ वो दोनों जितनी देर तक लव मेकिंग किया था उतनी देर में ही वांग जी तो थक गया था, क्योंकि वांग जी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो रहा था और विंग के अंदर वो स्पिरिचुअल एनर्जी जा रहा था। इसीलिए विंग उस टाइम बहुत ज़्यादा एकदम फ्रेश था। एक तरफ से कह सकते हो कि वो थका नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा वांग जी थक गया था, क्योंकि वांग जी के अंदर से एनर्जी जा रहा था और वांग जी को तो पता भी नहीं चला था। जो उसे अब पता चल रहा था और उसे अब याद आया कि उस दिन उसे इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों फील हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर से एनर्जी जा रहा था विंग के अंदर। एंड विंग की कर्ज ब्रेकिंग में भी उसकी काफ़ी सारी एनर्जी ब्रेक मतलब खत्म हुआ था। दैट्स द रीज़न उस दिन वो इतना ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा था, अपने बॉडी को भी हिलाने में उसे इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। और यही समझते हुए ना वो विंग की तरफ देखने लगा था। विंग जो ये सब कुछ कहने के बाद ना बस अपने सिर को नीचा करके रखा था। अब ना उसे ना और मतलब मुंह उठाकर देखने का भी ना हिम्मत नहीं हो रहा था। तो इसीलिए वो अपने पूरे हेड को ना एकदम नीचे झुका लिया था और वो अपनी उंगलियों के साथ ही ना ऐसे ही मतलब मसल रहा था। एक तरफ से बहुत ज़्यादा नर्वस, बहुत ज़्यादा एम्बेरेस और बहुत ज़्यादा शाय से फील हो रहा था कि उसने क्या एक ही झटके में क्या बोल दिया। एंड वो अब देखना भी नहीं चाहता था कि वांग जी का रिएक्शन क्या है, महाराज का रिएक्शन क्या है। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी उसकी तरफ देखता है और उसे एक्सप्रेशन जो पहले शॉकिंग था ना, वो धीरे धीरे करके ना बदलने लगते हैं। जहाँ पे जो वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ा हुआ था ना, मतलब विंग तो वांग जी की गोद में ही बैठा हुआ था। तो यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग की कमर पे अपने दोनों हाथ से विंग की जो कमर था उसे एकदम स्क्वीज करता है। एंड ये देखकर विंग जो एकदम फ्लिंच कर उठा था, उसके मुंह से मौन निकल जाता है और वो मौन करते हुए ना एकदम वांग जी की तरफ देखने लगा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी के फेस का जो एक्सप्रेशन था वो देखकर ना विंग को ना अपनी पूरी बॉडी पे एकदम शिवरिंग महसूस होता है। वो शिवर कर उठा था वांग जी की वो डार्क आइज़ को देखकर। हाँ, वांग जी डार्कली विंग को देख रहा था और ये वही लुक था जो वांग जी ने विंग को अपने वेडिंग चैम्बर पे दिया था। जिस दिन विंग ने वांग जी को सिड्यूस किया था, वांग जी को पूरी तरीके से एकदम लस्टफुल बना दिया था अपने ओमेगा फेरोमोन से, अपनी पूरी तरीके से अराउजिंग फेरोमोन से। और तब वांग जी का जैसा रिएक्शन था, जैसा डार्क लुक था, ठीक सेम तरीके से वैसे ही डार्क लुक अब विंग देख पा रहा था वांग जी के फेस में। वो हंगर, वो अराउजिंग और वांग जी की फेरोमोन्स को भी फील कर पा रहा था, जो बहुत ज़्यादा ही फ्लो हो रहा था उस रूम में। और वो फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ना डोमिनेटेड थे। एंड ये डोमिनेटेड फेरोमोन्स जब विंग के मतलब स्पर्श में आया ना, विंग के नोज़ पे, और जब वो इनहेल किया, उसकी बॉडी भी ना एकदम मतलब अचानक ही बिल्कुल हीट में बदल गया और उसकी आंखें जो नॉर्मल थी वो धीरे धीरे ना सिल्वर कलर में बदल गया और वो अपने वही सिल्वर आँखों से वांग जी की तरफ देखने लगा। उसका ओमेगा जो पूरी तरीके से जाग गया था और वो अपने अल्फ़ा को सामने देख रहा था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी जिसकी खुद की आंखें भी गोल्डन हो चुकी थी, वो अपनी गोल्डन आंखों से बस विंग को ही देखे जा रहा था, या फिर कह लो विंग की पूरी बॉडी को घूरे जा रहा था उसकी आंखों में ही, जैसे कि वो विंग की पूरी बॉडी को एनालाइज कर रहा था। एंड ये जैसे कि विंग फील कर पाया था, विंग का ओमेगा फील कर पाया था और वो फील करते ही वो ब्लश कर उठा था। वो शर्माते हुए अपनी फेस को अपने दोनों हाथों से छुपा लिया। ये देखकर वांग जी अपने हाथों से विंग के फेस से उसके हाथ को हटाता है और अपने थंब से उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए उसके चेहरे को देखने लगा था। उसकी वो खूबसूरत फेस जो सिर्फ उसका था, यानी कि वांग जी का, ये ओमेगा उसका है। ये फेस, ये खूबसूरत ओमेगा सिर्फ और सिर्फ उसका है। उसका प्यार, उसका विंग, उसका ओमेगा। जहाँ पे ये सोचते हुए वो अपने दोनों हाथ को जो विंग के कमर पे रखा हुआ था, वो धीरे धीरे विंग के रोब के ऊपर से ही वांग जी विंग के बॉडी पे फहराने लगा था। वो भी बहुत ही रफली, बहुत ही मतलब सिडक्टिवली। जो टच विंग महसूस करते ही उसके मुंह से मौन निकल रहा था। वो मौन करते हुए अपने अल्फ़ा को देख रहा था, जहाँ पे विंग ने अपने हाथ को वांग जी के एकदम नेक पे रख दिया था और वो मौन कर रहा था। मौन करते हुए वो बस अपने अल्फ़ा को ही देखे जा रहा था। उसका फेस जो और भी ज़्यादा लाल पड़ चुका था, बहुत ज़्यादा, वो अपने वही रेड फेस के साथ मौन करते हुए अपने अल्फ़ा के वो टचेस को फील कर रहा था जो उसके अल्फ़ा कर रहा था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग को टच करते हुए ही ना वो विंग के करीब आ गया और वो विंग के लिप्स के साथ अपना लिप्स मिला लिया और वो उसे बहुत ही डोमिनेटली किस करने लगा। वो उसकी बैक पे, उसकी बॉडी पे अपनी जो टच था वो जारी रखा हुआ था। वो उसकी बॉडी को टच करते हुए ही उसे किस कर रहा था। वो अपने हाथ को धीरे धीरे विंग के कमर पे, विंग के बैक पे, विंग के पूरी बॉडी पे और विंग के हेड पे वो फहरा रहा था और साथ ही साथ वो बहुत ही डोमिनेटली उसे किस कर रहा था और विंग वांग जी की हर टच और उसके किस से मौन कर रहा था। वो किस के बीच में ही बहुत लाउड एंड मौन कर रहा था। उसने अपने दोनों हाथ से अपने अल्फ़ा के रोप को टाइटली पकड़ लिया था और वो उसे टाइटली पकड़ते हुए ही बस मौन कर रहा था। जहाँ पे जो लान वांग जी था, लान वांग जी अपने हाथ को जो धीरे धीरे करके
विंग के रोप के अंदर लेके जाने लगा और वो अपने दूसरे हाथ से उसके रोप की जो बेल्ट था उसे खोलने लगा। वो उसे खोलते हुए ही ना बहुत ही डीपली किस करने लगा था। उसने अपने टंग को विंग के मुंह में इंसर्ट कर दिया था और वो उसके मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। उसके लिप्स को वो बहुत ही मतलब एग्रेसिवली सक कर रहा था और जेंटली भी वो दोनों तरफ से ही विंग को प्लेजर दे रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को किस करते हुए ही उसके रोप को खोल देता है और वो उसे खोलने के बाद फाइनली वो किस को ब्रेक करता है क्योंकि विंग की सांसें भी फूल चुकी थी। जहाँ पे वो किस को ब्रेक करने के बाद वो धीरे से उसके रोप को उसके ऊपर का जो लेयर था वो उसके शोल्डर से हटा देता है और वो उसे उसके नेक पे किस करने लगता है। ऑलरेडी उसके नेक में बहुत सारे बाइट मार्क्स थे। विंग के मतलब नेक पे पूरी तरीके से वांग जी ने ऑलरेडी बाइट मार्क भर चुका था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे फिर से मार्क करने लगा था। उसे उसे बाइट करने लगा था, उसे किस करने लगा था, सक करने लगा था। वो विंग के नेक पे, विंग के शोल्डर पे किस कर रहा था और विंग ने अपने दोनों हाथ से वांग जी के हेड को पकड़ लिया था। अपने हेड को एकदम ऊपर करते हुए सीलिंग की तरफ करते हुए वो मौन कर रहा था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग के पूरे शोल्डर पे किसेस करने के बाद वहाँ पे बाइट मार्क देने के बाद वो विंग की रोप को जो उसने हाफ खोला था उसे पूरी तरीके से उसके ऊपर से मतलब निकाल के दूर फेंक दिया था। और उसे फेंकने के बाद वो विंग को देखने लगा था, विंग के स्किन को, जहाँ पे उसकी मतलब बाइट मार के निशान थे, उसकी सक करने की, उसे लव बाइट, वो सारी निशान उसके शोल्डर पे थी, उसके नेक पे थी। वो अपनी नज़रों को विंग के नेक से होकर विंग के शोल्डर तक और उसके बाद उसके चेस्ट पर आके रुक गया था, जहाँ पे उसकी रोप लगी हुई थी। मतलब वहाँ पे एक रोप था जो विंग के चेस्ट को ढका हुआ था। वेल ओमेगास की जो चेस्ट होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, तो यहाँ पे विंग का भी वैसा था। तो यहाँ पे विंग ने एक अलग सा रोप पहना हुआ था, मतलब अपने रोप के अलावा भी उसने चेस्ट में एक कपड़ा पहना हुआ था। तो विंग का वो रोप वांग जी देख रहा था और वो धीरे से उसकी उस रोप के ऊपर से ही उसके चेस्ट पर टच करता है और ये महसूस करते ही विंग जो और भी ज़्यादा लाउड मौन करने लगा था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी धीरे धीरे अपना हाथ विंग के चेस्ट पे होते हुए विंग के बैक पे लेके गया और वो धीरे से उस ओमेगा की जो चेस्ट पे रोप था, उसका जो बेल्ट था वो खोलने लगा था। वो बहुत ही सेडक्टिवली उस जो रोप था उसे खोल दिया था, उस बेल्ट को खोल दिया था एंड उसे खोलते ही वो विंग की बॉडी से उस कपड़े को भी अलग कर देता है एंड अलग करने के बाद वो उसे देखने लगा। जहाँ पे जो विंग था, विंग जो ये फील करते ही ना वो अपने अल्फ़ा की तरफ देखता है, उसके अल्फ़ा जो उसे ही देखे जा रहा था और ये महसूस करते ही विंग शर्माने लगा था। वो शर्माते हुए अपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट को ढकने लगा। ये देखकर जो वांग जी था, वांग जी अपने गोल्डन और डार्क आई से विंग की तरफ और भी ज़्यादा देखने लगा और अपने हाथों से विंग के वो दोनों हाथ को एकदम फोर्सफुली उसे हटा दिया और वो उसको अपने और भी करीब करते हुए उसे उसके कमर पे और उसके हेड पे पकड़ते हुए एकदम बेड पे लेटा दिया और वो उसके ऊपर आते हुए उसकी चेस्ट को देखने लगा और वो धीरे से उसके चेस्ट पर किस करने लगा। जहाँ पे ये फील करते ही विंग मौन कर उठा था। उसने अपने दोनों हाथों से वांग जी के हेड को पकड़ लिया था और वो उसके बालों को खींचने लगा था। वो बहुत ज़्यादा ही मौन कर रहा था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग के चेस्ट पे किस करता है, उसके चेस्ट निबल पे किस करता है। धीरे धीरे करके वो वहाँ पे भी बाइट मार्क रखने लगा था। जहाँ पे वांग जी उसकी जो चेस्ट था वहाँ पे भी बाइट मार्क करते हुए धीरे धीरे करके वो फिर से ऊपर जाता है और वो ठीक विंग के कानों में कहता है, ओमेगा, हमारी वेडिंग नाइट पे तुमने मुझे डोमिनेट किया था, मुझे मजबूर किया था तुम्हारे साथ लव मेकिंग करने के लिए और उस टाइम तुमने मुझे डोमिनेट किया था, तुमने मुझे कंट्रोल किया था और उस टाइम तुम मुझसे जो जो मांगे थे मैंने वो सब कुछ दिया है। ये कहकर वो उसकी दोनों हाथ को विंग की दोनों हाथ को एक ही हाथ से पकड़ते हुए उसके सिर के ऊपर करते हुए कहता है, और इस बार मैं डोमिनेट करने वाला हूँ। मैं तुम्हें जैसे जैसे इस्तेमाल करूँगा तुम वैसे वैसे ही मौन करोगे मेरे नाम लेकर और अब तुम्हें मेरी डोमिनेशन झेलना पड़ेगा ओमेगा। ये कहकर वो स्मिक करता है। वांग जी की बातों को सुनकर ना उसकी पूरी फेस ना लाल और साथ ही साथ उसकी बॉडी पे एकदम शिवरिंग आ गई थी और वो वांग जी की तरफ देखने लगा था अपने सिल्वर आंखों से। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी जो स्मिक करता है वो उसकी ईयर के सामने दोबारा झुकते हुए कहता है, ओमेगा तैयार हो जाओ अपनी अल्फ़ा की डोमिनेशन झेलने के लिए। ये कहकर वो उसकी तरफ देखकर स्मिक करता है। वांग जी की बातों को सुनकर ना उसके दिल की धड़कन इतना ज़्यादा तेज़ हो गया था, इतना ज़्यादा कि वो शायद अपने दिल की धड़कन खुद भी सुन पा रहा था। जहाँ पे वो अपनी सिल्वर आंखों से बस अपनी अल्फ़ा को देख रहा था। वो अपनी कपकपाती वॉइस के साथ कहता है, अल्फ़ा। जहाँ पे वांग जी इसकी तरफ देखकर स्मिक करता है और अपनी एक उंगली से विंग के माउथ को एकदम बंद कर दिया था। उसके मुँह पे अपना हाथ, अपनी उंगली रख दिया और वो उसकी तरफ डार्कली देखने लगा। उसकी तरफ देखते हुए वो एकदम सॉफ्ट एंड लो टोन में कहता है, ओमेगा तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, और आज मैं ये प्रूफ करूँगा कि तुम मेरे हो और साथ ही साथ तुम्हें पनिशमेंट भी दूंगा। ये कहकर वो डार्कलिस की तरफ देखने लगा और ये सुनकर वांग जी की तरफ विंग देखता है कन्फ्यूजिंगली और वो कहता है, अल्फ़ा पनिशमेंट मैंने क्या किया। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसके ईयर के पास आते हुए उसके ईयर पे बाइट करता है एंड वो उसे बाइट करते हुए उसके कानों में एकदम लो टोन में कहता है, याद है तुम्हें
तुम मेरे ही सामने किस तरह से लैन आन को हक कर रहे थे, उसे छू रहे थे, अपने हाथों से इतनी इंटीमेटली पकड़ रहे थे। याद है? ये सुनकर विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने अल्फ़ा की तरफ देखता है और वो कहता है, अल्फ़ा वो तो पास्ट। वो ये कहा ही था कि वांगची ने अपने हाथों से उसके मुंह को एकदम बंद कर दिया और वो उसकी तरफ डार्कली देखते हुए कहता है, ये पास्ट की कहानी हो या फिर प्रेजेंट की, तुमने मेरे ही सामने अपने आप को किसी और अल्फ़ा को टच करने का परमिशन दिया है और ये तुमने गलत किया है, जिसका पनिशमेंट तुम्हें मिलेगा। और आज के बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा अल्फ़ा कितना ज़्यादा पॉजिटिव है तुम्हारे लिए और कितना ज़्यादा जेलस है। तुम्हें पता है उस दिन मुझे कितना ज़्यादा जेलसी हुआ था। मन तो कर रहा था कि उस दिन मैं तुम्हें अपने रूम पे लेके आके तुम्हें अपने बेड के साथ बांध कर तुम्हें तब तक पनिशमेंट देता जब तक तुम ये मान ना लेते कि तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे और मेरे परमिशन के बगैर तुम किसी और को अपने आप को छूने भी नहीं दे सकते हो। ये कहकर वो उसकी तरफ डार्कली देखने लगा। विंग जो गल्प कर उठा था, क्योंकि वांगजी की आंखों में जितना पॉजिटिव था, जितना जेलसी था और जितना गुस्सा था, वो आज से पहले वांगजी की आंखों में उतना गुस्सा नहीं देखा था। जहाँ पे जो वांगजी जो उसकी तरफ देखकर स्मिक करता है और डेविली स्माइल भी करता है और वो धीरे धीरे अपने हाथ को वांगजी विंग के चेस्ट से होते हुए विंग के बेली पर लेके आया और वो उसकी बेली को टच करते हुए धीरे धीरे उसकी जो ट्राउज़र बेल्ट था उसके पास आ गया। विंग जो ये सब कुछ देख रहा था, जहाँ पे वांगजी ने उसके दोनों हाथ को ही विंग के हेड के ऊपर रख दिया था, जहाँ पे जो वांगजी विंग की जो ट्राउज़र बेल्ट था उसे भी एकदम ओपन करके नीचे फेंक दिया था। उसके बाद वो एकदम विंग के ऊपर आते हुए विंग की जो बेली था वहाँ पे आ गया और वो उसकी बेली पे किस करने लगा, बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही जेंटली, जहाँ पे वांगजी के लिप्स को अपने बेली पे फील कर पा रहा था। जहाँ पे जो वांगजी विंग के बेली पे किस करता है, धीरे धीरे अब उसकी बेली पे मार्क बनाने लगता है। वो उसकी बेली पे मार्क करते हुए एकदम विंग की जो बेली बटन था वहाँ पे आ गया और वो उस बेली बटन को किस करने लगा, उसमें अपने टंग को स्लाइड करने लगा। विंग इसे मौन करने लगा था और उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था। जहाँ पे वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लान वांगजी ने उसके हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। विंग अपने हाथ को हिला भी नहीं पा रहा था और ऊपर से उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। वो मौन कर रहा था लाउडली और वो अल्फ़ा कह के बुला रहा था। जहाँ पे जो वांगजी विंग के बेली बटन पे कुछ देर तक किस करते हुए धीरे धीरे करके वो विंग के जो ट्राउज़र था वो विंग के ऊपर से अलग करने लगा। वो उसे अलग करते हुए धीरे धीरे उसे किस करने लगा, उसे वहाँ पे यानी कि थाइस के बीच में किस करने लगा था और इससे विंग और भी ज़्यादा लाउड एंड मौन करने लगा था। जहाँ पे उसके हाथ जो वांगजी ने ऑलरेडी छोड़ दिया था वो उसे एकदम बेड पे कस लिया था। वो उसे कसते हुए मौन कर रहा था। वो बार बार अल्फ़ा का नाम लिए जा रहा था। वो अपने मौन को कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने मौन को कंट्रोल करने के लिए अपने तीत से अपने लिप्स को बाइट कर लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाउडली मौन कर रहा था। वो अपने मौन को रोक ही नहीं पा रहा था। ऊपर से वांगजी उसे बहुत अच्छे तरीके से ना टॉर्चर कर रहा था, मतलब उसकी हर एक बॉडी पे वो टचेस कर रहा था, वो भी बहुत ही सेडक्टिवली, बहुत ही डोमिनेटली, और वो उसके थाइस के बीच में भी था, उसे और भी ज़्यादा वहाँ पे टॉर्चर कर रहा था। विंग अपने ऊपर कितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, ठीक वो ही जाने। उसकी मौन रुकने का नाम नहीं ले रहा था और ऊपर से वांगजी का टॉर्चर जो उसे मतलब खाए जा रहा था। उसके लेग्स तक ना काँप रहे थे, उसके लेग्स इतनी बुरी तरीके से काँप रहे थे क्योंकि वांगजी विंग के थाइस के बीच में उसे किस करने लगा था अपने माउथ का इस्तेमाल करते हुए, और ये विंग के लिए बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे जो वांगजी विंग के एकदम थाइस के बीच में था, वो वहाँ पे किस कर रहा था। वो किस करते हुए धीरे धीरे करके अपने टंग को विंग के अंदर ना इंसर्ट कर दिया था, और ये फील होते ही ना विंग जो बेडशीट को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था, और साथ ही साथ उसकी जो आंखें थी वो पूरी तरीके से खुल गई थी। वो मौन कर उठा था। वो मौन करते हुए अपने लेग्स को मतलब हटाना चाहता था, वांगजी से दूर होना चाहता था। यहाँ पे वांगजी ने ऑलरेडी विंग के अंदर अपने टंग को स्लैट कर दिया था एंड वो उसे वहाँ पे मतलब प्रिपेयर करने लगा था, मतलब वो अपने मुंह से वांगजी विंग को प्रिपेयर कर रहा था। जहाँ पे ये महसूस होते ही ना वांगजी की तरफ विंग देखने लगा था अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, और साथ ही साथ जो प्लेजर, जो एक्सट्रीम लेवल का प्लेजर उसे मिल रहा था ना, वो उसे सहने की कोशिश कर रहा था। वो उसे सहते हुए अपनी सांसों के बीच में ही वो कहता है, अल्फ़ा ऐसा मत कीजिए, अल्फ़ा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। वो रिक्वेस्ट करने लगा क्योंकि उसे इतना ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था, इतना ज़्यादा कि ये हैंडल नहीं हो रहा था उससे। वो उसका पैर इतना ज़्यादा काँप रहा था, उसकी दोनों ही लेग्स विंग मतलब वांगजी के एकदम शोल्डर पे थे। वो शोल्डर से हटाने की कोशिश कर रहा था अपने पैरों को और वांगजी से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी ने उसे एकदम टाइटली पकड़ लिया था और उसे एकदम कस के पकड़ लिया था ताकि वो वहाँ से मूव ना हो पाए, एंड विंग हो भी नहीं पा रहा था। वो इतना ज़्यादा प्रेशर में मतलब डूब चुका था और ये वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे वांगजी उसे बहुत अच्छे तरीके से असॉल्ट कर रहा था। ये उसका पनिशमेंट था बेसिकली। वांगजी को जितना उसने सताया था, एक तरफ से कह सकते हो हर्ट किया था पास्ट लाइफ में ही सही, बट उसने बहुत गुस्सा था। विंग की वो इग्नोरेंस, विंग की वो बातें, वो ताने, वो सारी चीज़ें ही वांगजी ने कहीं ना कहीं मतलब घूट पी लिया था एक तरफ से। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें ना वो इस टाइम उतार रहा था वांगजी के विंग के ऊपर, वो सारा गुस्सा उतार रहा था। वो भी बहुत अलग तरीके से, मतलब अपने तरीके से, ताकि वो वांगजी के सामने कभी भी किसी और अल्फ़ा को छूना तो क्या, किसी और अल्फ़ा की टच में भी आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। और यही वो कर रहा था, जहाँ पे वो उसकी मतलब थाइस के बीच में वो अपने टंग को एंटर करवा कर उसे
प्रिपेयर कर रहा था अपने मुँह से, वो उसे कुछ देर तक ना ऐसे ही प्रिपेयर करता है। उस बीच में विंग का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसने अपने लिप्स को बाइट करके रखा था ताकि वो कोई आवाज़ ना निकाले, लेकिन उसके ना चाहते हुए भी उसके मुँह से सिर्फ आवाज़ें निकल रहा था, मौन निकल रहा था। वो पूरी रूम में गूंज रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग को कुछ देर तक अपने माउथ से प्रिपेयर करता है। उसके बाद जाके वो उससे अलग होता है, जहाँ पे जो विंग था, विंग बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसने अपने हाथों से बेडशीट को टाइटली पकड़ के रखा था। वो बहुत ही गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा था। उसकी चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था क्योंकि वो बहुत ही गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अपने मुंह को उसके थाई से हटाने के बाद वो उसकी तरफ देखने लगा, जहाँ पे विंग भी बहुत ही गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपने अल्फा की तरफ देखने लगा था। वो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब स्वेट कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी ने एकदम स्वेट में कवर्ड हो चुकी थी, जहाँ पे वो उस स्वेट में भी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा था, जहाँ पे वो पूरी तरीके से नेकेड था एंड उसकी बॉडी में एक भी रोप नहीं था। जहाँ पे वांग जी अपने पूरे रोप को ओपन करता है, मतलब वो इतनी देर से अपने रोप को पहना हुआ था, बस अपने फॉरहेड रिबन को वो खोल के साइड में ऑलरेडी रख दिया था। ये चीज़ विंग ने नोटिस भी नहीं किया था क्योंकि वो वांग जी की वो डार्क आइज में इतना ज़्यादा खो गया था कि वो उस चीज़ को नोटिस नहीं किया था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अपने पूरे रोप को ओपन करने के बाद वो भी वहाँ पे निकट हो गया था एंड निकट होने के बाद वो विंग के ऊपर आ गया था। विंग जो अभी भी अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए अपने अल्फा को देख रहा था, उसका फेस पूरा लाल था, पूरा लाल। वो अपने वही रेड फेस के साथ अपने हस्बैंड की तरफ देखता है, जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग की तरफ झुकता है और फिर उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। उसके लिप्स को वो किस करने लगा था, बहुत ही सॉफ्ट, जेंटल और बहुत ही प्यारी तरीके से वो उसके लिप्स को सक करने लगा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग भी अपने हाथ को अपने अल्फा के नेक पे एकदम रैप कर लिया था और वो भी उस किस को रिस्पॉन्स करने लगा था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी उसे बहुत ही पैशनेटली किस करने लगा था, बहुत ही पैशनेटली वो उसे किस करते हुए धीरे धीरे करके विंग की जो लेग्स था वो एकदम ही एक दूसरे से अलग कर दिया था। जहाँ पे वो उसके लेग्स के बीच में था, वो उसे किस कर रहा था बहुत ही पैशनेटली एंड वांग जी की किस को रिस्पॉन्स विंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था, लेकिन वो समझ रहा था कि अभी वांग जी करने क्या वाला है। ये सोच कर ही ना विंग की पूरी बॉडी ने एकदम शिवर कर उठी थी। वो और भी ज़्यादा टाइटली वांग जी की नेक को पकड़ लिया था और वो उसे किस करने लगा था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग को किस करते हुए ही धीरे धीरे करके वो विंग के अंदर एंटर करने लगा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग ने वांग जी को कस के पकड़ लिया था, वो किस कर रहा था। यहाँ पे दोनों ने अभी भी किस को ब्रेक नहीं किया था। वो दोनों किस करते हुए ही जो वांग जी था, वांग जी विंग के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। वो बहुत बार कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। वो इस बार थोड़ा सा फोर्स यूज़ करता है एंड देन जाके वो विंग के अंदर एंटर हुआ था, लेकिन वो फोर्स यूज़ करने की वजह से विंग को पेन हुआ था एंड उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। वो बहुत ही कस के वांग जी को पकड़ लिया था एंड वो दोनों अभी भी किस कर रहे थे। वो किस के अंदर ही ना मतलब दर्द से करहा उठा था, जहाँ पे वांग जी विंग को अभी भी किस कर रहा था एंड विंग भी उस किस को रिस्पॉन्स कर रहा था। जहाँ पे विंग ने अपने लेग्स को वांग जी के एकदम जो वेस्ट था वहाँ पे रैप कर लिया था एंड वांग जी जो विंग का और उसका किस को ब्रेक करने के बाद वो उसके नेक पे आ गया था, उसे वो नेक पे किस करने लगा था। वो विंग के नेक पे किस करते हुए धीरे धीरे करके वो मूव होने लगा, वो विंग के अंदर मूव होने लगा था। विंग ने वांग जी को कस के पकड़ लिया था, उसने विंग वांग जी के हेड को पकड़ लिया था, उसके बालों को खींचते हुए वो मौन करने लगा था। विंग को पेन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, उसे प्लेजर महसूस हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वांग जी उसका अल्फा उसके अंदर है और उसे प्यार कर रहा है। ये सोचकर ही उसके फेस में स्माइल आ गया था और वो अपने हस्बैंड के प्यार को एंजॉय करने लगा था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग के अंदर मूव होने लगा था। शुरुआत में वांग जी स्लो था, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ही हार्डली मूव होने लगा था। वो उसके अंदर बहुत ही हार्डली, बहुत ही डीपली जाने लगा एंड विंग उतना ही लाउडली मौन करने लगा था। उन दोनों की मतलब सांसों की आवाज़, साथ ही साथ ग्रॉलिंग और मौन की आवाज़ उस रूम में, उस महल में गूंज रहा था। जहाँ पे वांग जी बिल्कुल भी विंग के ऊपर मर्सी नहीं दिखाता है। वो उसके साथ बहुत ही हार्ड डीपरली मतलब रोमांस करने लगा था, लव मेकिंग करने लगा था। वो बहुत ही हार्डली पुश कर रहा था विंग के अंदर और विंग भी बहुत ही हार्ड और बहुत ही लाउडली मौन करते हुए अपनी अल्फ़ा के नाम जपे जा रहा था। जहाँ पे वो लाउडली मौन करते हुए कहता है, अल्फ़ा प्लीज़ मार्क मी, मुझे मुझे मार्क कर दीजिए अल्फ़ा, अपना अपना ओमेगा बना दीजिए। ये कहकर वो मौन करने लगा। जहाँ पे वांग जी जो ग्रॉल करते हुए उसकी तरफ देखने लगा था, वो उसकी पूरी बॉडी पे किसेस कर रहा था। जहाँ पे विंग की बातों को सुनकर वांग जी विंग की जो नेक था वहाँ पे आ गया और वो विंग की जो स्टिंग ग्लैंड था उसे किस करने लगा था, उसे सक करने लगा था। और विंग ने अपने दोनों हाथ से वांग जी के नेक को पकड़ लिया था, आई मीन वांग जी की जो हेड था उसे पकड़ लिया था। उसके बालों को वो खींच रहा था, प्लेजर जो उसे मिल रहा था उससे वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगा था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी जो विंग के अंदर मूव हो रहा था, जब वो अपने एकदम पीक पर था तब जाके वो अपनी अल्फ़ा तीत को बाहर निकाल कर एकदम विंग के नेक पर बाइट कर दिया था, अल्फ़ा मार्क। वो अल्फ़ा मार्क डाल दिया था एंड उस वजह से विंग के मुंह से चीख भी निकल गया था। उसने बहुत ही कस के अपने अल्फ़ा को पकड़ लिया था, अपनी नेल्स को पता नहीं कितनी बार वांग जी के बैक पे उसने मतलब गरहा दिया था एंड उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। ऑफकोर्स मार्क का पेन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो बेसिकली उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। जहाँ पे उसके आंखों से आंसू भी निकल गए थे, लेकिन उसके फेस में स्माइल था क्योंकि वो
अपने सोलमेट का हो चुका है, अपनी अल्फ़ा का, जिसे वो प्यार करता है बहुत ज़्यादा, वो फाइनली उसका हो चुका है। ये सोच कर ही उसकी आँखों से आंसू निकल गए थे और उसने बहुत ही कस के हग कर लिया था वांग जी को। वांग जी ने भी विंग को हग कर लिया था एंड वो उसे बाइट करने के साथ ही साथ वो विंग के अंदर रिलीज़ भी हो गया था, जहाँ पे विंग जो बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांग जी जो विंग के नेक को लिक कर रहा था, जहाँ पे मतलब ब्लड निकल रहा था, वो उसे लिक करते हुए मतलब उसके खून को एकदम साफ़ कर देता है। उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, वो भी बहुत ही स्वीटली सॉफ्टली स्माइल करते हुए और उसके गालों को पकड़ लिया था, आई मीन वांग जी के गालों को, और उसके चिक्स को सहलाने लगा, जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी की आँखें जो अभी भी गोल्डन था, वो उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है, मार्क मी विंग, मुझे भी तुम मार्क करो। ये सुनकर जो विंग था, विंग अपनी बड़ी बड़ी आँखों से अपनी अल्फ़ा को देखने लगा। वो अपनी अल्फ़ा को मार्क कर सकता है, अपनी अपनी महाराज को। ऑफ कोर्स वांग जी एक महाराज हैं, अगर वो विंग से मार्क हो जाएगा तो वो कभी भी कोई और शादी नहीं कर पाएगा या फिर किसी और को वो मार्क भी नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब वांग जी सिर्फ विंग को ही अपना पार्टनर बना के रखना चाहता है, किसी और को नहीं। ये सोच कर ही ना विंग के फेस में ना स्माइल आ गया था और वो स्माइल करते हुए अपनी अल्फ़ा को देखने लगा, जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अपने हाथों से उसके फेस को टच करते हुए कहता है, विंग मार्क मी, मुझे मार्क करो। ये कहकर वो विंग की कमर को पकड़ लिया था और उसके हेड को, एंड देन वो एकदम बेड पे लेट गया और विंग को वो एकदम ऊपर उठा दिया था। आई मीन इस बार विंग ऊपर था और वांग जी नीचे था, जहाँ पे वांग जी और विंग अभी भी अलग नहीं हुए थे, मतलब विंग एंड वांग जी कनेक्टेड थे, लेकिन विंग ने आई मीन वांग जी ने विंग को अपने ऊपर बिठा लिया था और वो अब बेड पे लेट गया था। वो चाहता था कि विंग उसे मार्क कर दे, क्योंकि वो किसी और को आई मीन चाहता ही नहीं था, वो विंग को ही लेकर खुश था, वो विंग को ही अपना अपना क्वीन बनाएगा और वो विंग को ही अपना ओमेगा मानता है और किसी और को नहीं। तो वो मार्क होना चाहता है विंग से, तो इसीलिए वो विंग को मार्क करने के लिए बोल रहा था, जहाँ पे ये देखकर जो विंग था, विंग स्माइल करता है और वो खुद विंग वांग जी के नेक के पास आ गया था और वो उसे किस करने लगा था, उसकी पूरी बॉडी पे किस करने लगा था और साथ ही साथ वो मूव भी होने लगा था, मतलब विंग वांग जी के ऊपर बैठकर वो अपने आप को मूव कर रहा था ताकि उनका वो यिन एंड यांग भी एक हो सके और वो जो पावर क्रिएट करना चाह रहे हैं वो हो जाए, क्योंकि उनके पास 4 दिन था और इन 4 दिनों में उन्हें अपना सक्सेस पाना था, इसीलिए वो कनेक्टेड होना ज़रूरी है यहाँ पे। इसीलिए ही वांग जी ने विंग को अलग नहीं किया था, वो ये चीज़ भूला नहीं था और वो इस चीज़ को कंप्लीट भी करना चाहता था, क्योंकि यन आयरन का जो कोहरा था, जो पहले उनके पास लाइफ में हुआ था, वो बहुत बुरा हुआ था और वांग जी ऐसा दोबारा नहीं चाहता है। वो इस बार जड़ से ही मतलब यन आयरन को ख़त्म करना चाहता है और इसके लिए उसे जो भी करना पड़े वो करेगा। यही सोचकर वो मौन कर रहा था, मतलब यहाँ पे वांग जी के पूरी बॉडी पे विंग किसेस करने लगा था और साथ ही साथ वो मूव भी होने लगा था, जिस वजह से वांग जी का बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका था, बहुत ज़्यादा। उसकी आइज़ अभी भी गोल्डन थी, वो अपनी अल्फ़ा वॉइस में ग्रॉल भी कर रहा था, जहाँ पे जो विंग था, विंग मौन भी कर रहा था और साथ ही साथ वो उसके नेक पे आई मीन वांग जी के नेक पे किस करने लगा था, जहाँ पे वो किस करते हुए उसकी जो सेंट ग्लैंड था वहाँ पे मतलब सक करने लगा था, सेंट ग्लैंड के बीच में जहाँ पे वो मार करने वाला था, वहाँ पे वो बहुत बहुत देर तक वो वहाँ पे सक करता है। उसके बाद वो अपना ओमेगा 3 बाहर निकालता है एंड देन वो उस जगह पे उस सेंट ग्लैंड पे अपना ओमेगा 3 गढ़ा देता है, जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी ने विंग के बैक को एकदम बहुत ही कस के पकड़ लिया था एंड वांग जी विंग के मार के साथ ही वो विंग के अंदर रिलीज़ भी हो गया था, जहाँ पे विंग उसकी मार को, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा था वहाँ पे वो सक कर रहा था, उसकी मतलब जो खून था उसे लीक कर रहा था, जहाँ पे कुछ देर तक लीक करने के बाद वहाँ से खून निकलना बंद होता है। उसके बाद जो विंग था, विंग जो अपनी अल्फ़ा की तरफ देखता है, उसके अल्फ़ा जिसकी आंखों से भी थोड़ा बहुत आंसू निकल गया था, क्योंकि मार का पेन बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है, तो दोनों के लिए ही ये पेनफुल था। वेल यहाँ पे जो विंग था, विंग जो एक प्यारा सा स्माइल करते हुए अपनी अल्फ़ा की तरफ देखने लगा था, जहाँ पे वो अपनी अल्फ़ा की जो चिक्स था उसे पकड़ते हुए कहता है, अल्फ़ा आई लव यू, मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ और अब से आप भी मेरे अल्फ़ा हैं और मैं आपका ओमेगा। ये कहकर वो स्माइल करता है एंड वो उसके चिक्स पे किस करता है, जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी उसकी तरफ देखता है, वो स्माइल तो करता है, लेकिन ये स्मिक था, वो तुरंत ही उसे एकदम पकड़ लिया, आई मीन उसके बैक को पकड़ लिया और उसे फ्लिप कर एकदम बेड पर लेटा दिया एंड वो उसकी आँखों में, ठीक आँखों में देखते हुए कहता है, और मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ओमेगा, और साथ ही साथ तुम्हें पनिश करना मैंने अभी तक नहीं भूला है, पनिशमेंट तुम्हें मिलेगा, तुमने जो जो भी हरकत पास्ट लाइफ में मेरे साथ किया है उसे अभी भी चुकाना बाकी है। ये कहकर वो स्मिक करता है एंड वो उसके अंदर फिर से मूव होने लगा था। वांग जी का ये एक्शन, विंग एकदम शॉक्ड हो गया था, वो अभी भी पास्ट लाइफ में पड़ा हुआ है, अरे वो पास्ट लाइफ था, उसने गलती किया है, उसे पता है, लेकिन इसलिए इसके लिए वो ऐसे सज़ा देगा उसे, वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वांग जी उसके अंदर लगातार बहुत ही हार्ड डीप मूव हो रहा था और विंग के मुँह से आवाज़ तक ना निकलना बंद हो चुका था, मतलब वो ठीक से मौन भी नहीं कर पा रहा था, उसकी बातें भी अटक अटक के आ रही थी, वो बहुत मुश्किल से बोलने की कोशिश करता है कि वो पास्ट लाइफ था, आप उसके लिए मुझे अभी पनिश क्यों कर रहे हो, लेकिन वांग जी जो कोई बात नहीं सुनता है, वो इतनी
कितनी देर से बस मार्क के लिए इंतजार कर रहा था। अब मार्क को क्या है, बस विंग को पनिशमेंट करना स्टार्ट हो गया। वो विंग के साथ लव मेकिंग लगातार करने लगा था। उनकी लव मेकिंग इतना ज़्यादा हार्ड था कि बेट भी अब जवाब देने लग गई थी, जहाँ पे विंग तो थक गया था, बहुत ज़्यादा थक गया था। लेकिन हाँ, उसके अंदर एनर्जी भी जा रहा था, ये उसे फील हो रहा था। एंड वांगजी के भी पसीने निकल रहे थे, क्योंकि वांगजी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रहा था। वो एनर्जी धीरे धीरे करके विंग के अंदर जा रहा था, विंग के एकदम स्टमक के अंदर। एंड जिस वजह से वांगजी भी थोड़ा बहुत थकने लगा था, लेकिन वो इतनी जल्दी थकने वाला तो इंसान नहीं था। वो विंग को पूरी तरीके से खाने के बाद जाकर ही शांत होने वाला था। और वांगजी ये सारी चीज़ें विंग झेल रहा था। बेसिकली उसे अच्छा भी लग रहा था और उसे बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वांगजी उसे ट्रीट ही ऐसा कर रहा था। उसे वो सारी बातें, मतलब उसके कानों में वो सारी बातें याद दिला रहा था कि उसने क्या क्या किया था। वो सारी बातें उसे सुना रहा था और साथ ही साथ उसके साथ लव मेकिंग एकदम, मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स होता है ना, ठीक वैसे कर रहा था। मतलब उसकी लव मेकिंग का सेशन कितनी देर तक चला उन्हें खुद भी नहीं पता। जहाँ पे रात चली गई, दिन हो गया, दिन खत्म होकर सुबह हो गया, शाम हो गया, शाम होकर फिर से रात हो गया, लेकिन उन दोनों का लव मेकिंग का सेशन रुका ही नहीं था। यहाँ पे कोई भी उसे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आया था, क्योंकि लैन ये बाउसन सेनन और मैडम लैन ये जानती थी, और इसीलिए यहाँ पे उन्होंने पहले से ही एक बैरियर बना के रख दिया था। हाँ, उन लोगों ने ये क्यों बनाया था ये हम लोग बाद में जानेंगे। जहाँ पे वांगशन तो अपने लव मेकिंग सेशन में बिजी हैं। अब हम लोग एक और जगह जाते हैं, जहाँ पे एक जगह पे दो इंसान अपने आमने सामने बैठे हुए थे। एंड वो दो इंसान अपनी आंखों को ओपन कर लिया था। एंड ओपन करते ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वो कहते हैं, ओह, तो ये इन दोनों का सेकंड चांस है। ये कहकर वो सामने वाले पर्सन की तरफ देखने लगा। सामने वाला पर्सन जिसने अपनी आंखों को ओपन तो कर लिया था, लेकिन वो शांत था, एकदम शांत। ये देखकर वो पर्सन कहता है, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं फादर? ये कहकर वो अपने फादर को देखने लगा, जहाँ पे ये सुनकर उसका फादर जो अपने बेटे की तरफ देखता है और वो कहता है, फुल मून नाइट 4 दिन बाद है, जो करना है हमें इस 4 दिन में करना होगा। ये सुनकर वो पर्सन कहता है, हाँ मुझे पता है फादर, ये 4 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं और ये 4 दिन में ही मैं सब कुछ कर लूँगा। अच्छा हुआ हमारी पास्ट मेमोरी हमें याद आ गया है। देखते हैं कि ये 4 दिन में वो दोनों करते क्या है। उससे पहले उनको एक बड़ा झटका मिलने वाला है। मैंने बहुत पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखा है फादर, जस्ट देखते रहिए कि इन 4 दिनों में होता क्या है। ये कहकर वो पर्सन अपने फादर को देखने लगा और उसके फादर उसको सीन यहाँ से शिफ्ट हो गया और हमें एक और जगह दिखाया गया, जहाँ पे वो तीनों यानी कि बाउसन सेनरेन, लैन ई और मैडम लैन थे, जो अभी बैठे हुए थे। एंड वो दोनों ही, मतलब लैन ई और मैडम लैन दोनों ही शांत होकर बैठे हुए थे। एंड जो बाउसन सेनरेन थी, बाउसन सेनरेन उछल रही थी, मतलब वो बच्चे की तरह उछलते हुए बोल रही थी कि फाइनली मैं अपने आप चल पा रहा हूँ। कितने दिनों से मैं उस लॉकेट के अंदर था, फाइनली मैं आज़ाद हो चुका हूँ। ये कहकर वो उछलने लगी थी एकदम बच्चों की तरह। हालांकि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वो जी चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो बच्ची वाली हरकतें बिल्कुल भी नहीं गई थी। जहाँ पे जो लैन ई था, लैन ई देख रही थी अपनी पत्नी को, जहाँ पे वो तो खुश थी, लेकिन मैडम लैन जो बहुत ज़्यादा गंभीर थी। एंड ये चीज़ लैन ई ने देखा और फिर वो मैडम लैन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? ये सुनकर जो मैडम लैन थी, मैडम लैन कहती हैं, महारानी सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा पूरी तरीके से ना भी हो सकता है। अब हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये पास्ट लाइफ सिर्फ उनका ही नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। ये सुनकर जो लैन ई था, लैन ई मैडम लैन की तरफ देखते हुए कहता है, चिंता मत करो, जब हम लोग इतनी दूर तक आए हैं तो ये भी हम लोग संभाल लेंगे। ये कहकर वो मैडम लैन की तरफ देखते हैं। मैडम लैन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि ये पास्ट लाइफ सिर्फ विंग एंड वांगजी का नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। एंड बहुत सारे लोगों में से किन को मैडम लैन बोल रही हैं, ये चीज़ लैन ई बहुत अच्छे से समझ गई थी। एंड वो मैडम लैन के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, विश्वास रखो मेरे ऊपर मैडम लैन। ये कहकर वो स्माइल करती है और मैडम लैन भी महारानी की तरफ देखने लगी थी, जहाँ पे उनका इतना कॉन्फिडेंस देखकर वो भी अपनी, मतलब माइंड को शांत रखने की कोशिश कर रही थी।